हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है लगभग 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में। 300 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और 2500 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगाई है। अभी जो पर्टिकुलर कंपनी है लगभग 35 साल पुरानी है और ये एक ही सेक्टर के अंदर शुरू से लगी हुई है और उसके अंदर में एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी अच्छी है और इंडिया के बाहर भी अच्छी है। अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनके रेवेन्यूज़ में देखने को मिला है और इनके जो कस्टमर्स हैं वो तो मार्वलस है। अगर हम लोग कस्टमर्स की बात करते हैं तो वो डिफेंस से कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनियां भी हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड जो कंपनी है वो भी इनके कस्टमर्स हैं और भी काफ़ी फैक्ट्रीज जो ऑयल एंड गैस के अंदर में यूज़ होने वाले इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अब यूजुअली जब स्टॉक मार्केट को कोई भी कंपनी रिलेटेड टू दी या कस्टमर उसको न्यूक्लियर के अंदर में या फिर डिफेंस के अंदर में नजर आता है तो बिल्कुल वैसे ही बोहरा जाता है जैसे रणबीर अहलूवालिया समय राणा के शो में बोहरा जाता है। तो बिल्कुल पगला जाता है। तो इसीलिए इस कंपनी का अगर हम लोग आज के दिन जीएमपी देखने की कोशिश करते हैं तो 77 का देखने को मिल रहा है लगभग, राइट। और ये मुझे लगता है कि जब तक ये आईपीओ क्लोज होगा तब तक आई थिंक ये डबल पे चला जाएगा, 100% पे भी जा सकता है। बिकॉज अभी अगर मार्केट में हम देखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ एक ही एक कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, दैट इज टेम्सन इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत ज्यादा इसका प्रचार भी चल रहा है। अब ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये हीटिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाती है, हीट को नापने वाले जो सेंसर्स होते हैं वो बनाती है और साथ में ही इन दोनों बीच बीच में सेंसर और हीटिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो वायरिंग होती है तार, वो भी स्पेशलाइज्ड वायर्स चाहिए बिकॉज हीटिंग कितनी भी हार्श हो सकती है, 1500 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस, तो उनको नापने के लिए सेंसर से अलग टाइप के चाहिए, फिर वायरिंग उतनी हार्श कंडीशंस को झेलने वाली चाहिए। अब अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग फैक्ट्री के हिसाब से स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी हीटिंग के, वायरिंग के और सेंसर्स के। ये वो प्रोडक्ट्स बनाती है तीनों ही, वायरिंग, हीटिंग सेंसर्स और हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम लोग जो हीटिंग के मामले में जानते हैं वो एक तो गीजर जानते हैं और ये जो इमर्शन रोड होती है वो जानते हैं और छोटे मोटे सेंसर्स जो हमारे गीजर में लगे होते हैं वो हम लोग जानते हैं। बट अब उसको आप लोग प्रिडिक्ट करके देखिए फैक्ट्री लेवल के ऊपर में, वास्ट भारी भारी फैक्ट्री जिनमें जो सेल्सियस है, जैसे कोई मेटल है उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया, सिस्टम को बोल रखा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इतने तक जाना चाहिए और बाद में मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए फिर सेंसर चाहिए वहाँ। अब वो हीट जो हो रहा है वो एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, बाहर से सेंसर लगे हुए होने चाहिए कि उस एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर सेंसर लगे होने चाहिए, तो वो डिफरेंट टाइप के सेंसर्स भी ये कंपनी बनाती है इंडस्ट्री वाइज। अब इसी टाइप से जो हीटिंग की जरूरत पड़ती है वो मिल्क इंडस्ट्री में पड़ती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो बहुत ही प्रिसाइज सेंसर और हीटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइजली काम करने चाहिए, वहां पे तो एक डिग्री का भी ऊपर नीचे टेम्परेचर नहीं चलेगा। फिर एरोस्पेस के अंदर में जरूरत पड़ रही है और वहां पे क्या, अब ये जो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि इनके अंदर में आपको प्रिसाइज चाहिए, मतलब जो चीजें हैं वो एकदम एक डिग्री क्या, एक पॉइंट डिग्री ऊपर नीचे भी टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, जिसके लिए चाहे आपको कितनी भी या क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स यूज करने पड़े, तो वो जिस उस फील्ड में ये कंपनी महारत हासिल है। तो उस जब कोई कंपनी इतनी महारथी और इतनी मतलब प्रिसाइज जो मार्केट में काम करती है, स्पेशलाइज्ड मार्केट में काम करती है, तो उसको मार्केट एक एक्स्ट्रा वैल्यू देता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा जो प्रिसीजन रिलेटेड जो कंपनियां हैं जो कि प्रिसाइज जो आइटम्स बनाती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो एरोस्पेस हो चाहे वो डिफेंस हो, तो उनको मार्केट बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा था। उसी तरीके से ये कंपनी को भी अच्छी वैल्यू मिल सकती है। सो नाउ यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट कंपनी डज। तो वो तीनों चीजें मैंने आपको बताई, जैसे टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस सेंसर्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरा वायरिंग स्पेशलाइज्ड केबल्स उन दोनों के कनेक्टिविटी के लिए। अब उनके जो नाम है इन्होंने लिख रखे हैं वो भी इंडस्ट्री के टाइप से, नाम के पीछे में बहुत भारी भारी नाम नजर आएंगे बट ये अलग अलग शेप साइजेस इंडस्ट्री फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। अब किस इंडस्ट्री में किस टाइप की शेप का क्या जरूरत पड़ेगी सेंसर की, तो वो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, तो ये सारे बनाती है। साथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इतने सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है एज पर फैक्ट्री यूसेज, और केबल्स भी अलग अलग टाइप बनाती है कि केबल को एग्जैक्टली काम क्या करना है, सिर्फ सिग्नल लेके जाना है केबल को या फिर ओवर द पूरी लाइन, जब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की पाइप बिछी हुई तो वहां पर उसको पूरा सेंस करते हुए जाना है, और जहां पर भी ठंडा गर्म ज्यादा हो रहा है तो वो जो तार है वो अपने आप में गर्म और ठंडा हो सकता है, तो वो वाले केबल्स भी कंपनी बनाती है मतलब। तो सिर्फ सेंसर पहुंचाने हैं जो मतलब सिर्फ सिग्नल्स पहुंचाने हैं या हीटिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए उस वायर के अंदर, तो वो भी डिफरेंट स्पेशलाइज प्रोडक्ट केबल्स ही बनाती है। अब इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर में भी काफी अच्छे लेवल पे बिक रहे हैं और हर साल जो है इंक्रीज हो रही है डिमांड, रेवेन्यूज काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं और इंडिया के बाहर भी अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, दैट्स ग्रेट। अब ये कंपनी जो है नए प्रोडक्ट्स भी निकाल रही है यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक टेम्परेचर सेंसर, साथ में एरोस्पेस ग्रेड केबल्स, और साथ में ये जो बेड हीटर मतलब जो ये अपने चटाई वगैरह होते हैं फर्श के ऊपर में, उनके अंदर में हीटिंग कैपेसिटी वाले जो आइटम्स हैं वो भी अब निकाल रही है। तो एक नए जो हमारे जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, रिटेल कंज्यूमर्स, उनके लिए भी अब प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनके आने वाले हैं, दैट्स अगेन ग्रेट। इनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाला जो आइटम है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है,
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू कस्टमर या सरकारी कंपनियां इनकी कस्टमर्स हैं, सरकारी से तो सिर्फ इनका 3.5% ही रेवेन्यू आता है, बाकी प्राइवेट से आता है। अब इनके जो कस्टमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार इनका प्रोडक्ट यूज कर लिए तो वो अब लाइफ टाइम चलते ही रहेंगे, उनकी जो मरम्मत भी चाहिए, वो बदलाव भी, चेंज भी होते रहते हैं, इंडस्ट्री जो उनकी फैक्ट्रियां वो बढ़ती रहती हैं, तो उसके हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो एक कैश फ्लो बना रहता है। और इनके जो रिलेशन हैं टॉप 3 कस्टमर्स के साथ में पिछले ऑन एन एवरेज 8 सालों से हैं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशन भी है कस्टमर्स के साथ, दैट्स अगेन ग्रेट। अब इनका जो मेंटेनेंस वाला जो रेवेन्यू है एमआरओ, वो लगभग पूरे रेवेन्यू का 30% है, बाकी जो नया बंद लगता है वो लगभग 67% है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे कैश फ्लो कंटिन्यू रहता है, दैट्स अगेन ग्रेट। कौन सी इंडस्ट्रीज का आज के दिन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है, तो दैट इज मेटल और पेट्रो एंड केमिकल, डिफेंस और न्यूक्लियर, 7%। अब ये नाम सूंघते ही मार्केट जो है रणवीर आलूवालिया बन जाता है समय रानिया के शो में, राइट, जैसे मैंने आपको बताया वो बना हुआ भी है। आजकल के पेट्रोलियम एंड केमिकल सेक्टर के अंदर में, और दूसरी क्या प्रिसीजन वाला, जो मैंने बात किया, प्रिसाइज टेम्परेचर प्रिसाइज चाहिए, उसके लिए मार्केट अलग वैल्यू देता ही है। फिर पावर सेक्टर में भी यूज हो जाता है, तो मतलब पूरा इनका जो मार्केट है वो हर इंडस्ट्री में बेसिकली, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनमें फैला हुआ है, दैट्स ग्रेट। इनके प्रोडक्ट इंडिया में तो बिकते हैं, साथ में यूरोप, एशिया पैसिफिक। यूरोप में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो एक हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की कंपनी बनाती है, तभी बिक पाएंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में हाई क्वालिटी नहीं चलती है, जब फैक्ट्री लेवल पे कंपनियां काम बनाती हैं और जिनके कस्टमर्स इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं, तो क्वालिटी ही मेंटेन रखनी पड़ती है, क्वालिटी होनी चाहिए। अब रिटेल कस्टमर को जब कंपनियां बेचने का काम करती हैं तो वहां पर क्वालिटी सबड्यू हो जाती है, बट इंडस्ट्री लेवल पे नहीं होती। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप वन बाय वन देख सकते हैं आराम से पोज करके, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं और जो केबल्स होती हैं, उनकी सबको आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे एंड देख पाएंगे, राइट। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर वायरिंग वाला सेक्टर आ गया, इसी के साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो मोस्टली उदयपुर के अंदर में है, एंड इनके जो सब्सिडरीज के जो सेंटर्स हैं वो भी आज के दिन जो उदयपुर में और इंडिया के बाहर भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज इंडिया के बाहर भी इनकी सब्सिडरीज आज के दिन और स्टेप डाउन सब्सिडरीज देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन आज के दिन जो देखने को मिल रहा है, तो अच्छी खासी कैपेसिटी इनके पास में अभी भी पड़ी हुई है, बट स्पेशलाइज्ड केबल्स वाला जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी अच्छे लेवल पे है। अब ये जो नंबर्स हैं इनके वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिकॉज हर फैक्ट्री के अंदर में डिपेंडिंग ऑन किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो ये ऊपर नीचे कई बार हो जाता है टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन वाला, बिकॉज स्पेशलाइज प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, राइट। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मोस्टली अगर देखा जाए तो इनके जो टोटल नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग या फिर फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादा बने थे जबकि इस साल कम बने हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिला इस साल कम बने हैं। अगेन इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, तो ये वाला नंबर देखते हैं तो ये भी कम बना है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम, एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुई है पिछले सालों के मुकाबले। दो इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है 2024 के मुकाबले 2025 के अंदर बढ़ाई थी, उसके बाद में इन्होंने रिसेंटली कोई कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जरूर एक कैपेसिटी इंक्रीज देखने में टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशंस के अंदर में। इंडिया के बाहर भी इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अच्छे लेवल पे चल रही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब पिछले सालों के मुकाबले जो प्रोडक्शन है इस बार थोड़ी कम देखने को मिली है। इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर में जो नई फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए वैसे अगर सबको इंक्लूड करते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है और कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है और फैलाव भी बढ़ा है बिजनेस का, जो लोकेशन है वो। दो उस डेटा ने हमें थोड़ा सा निराश किया है कंपनी के जो रेवेन्यू इंक्रीज और ग्रोथ को देखते हुए। अब यहाँ पे कंपनी मोस्टली सेल्स जो है वो डायरेक्ट ही आती है। कंपनी ने ये सारे के सारे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन हैं वो ले रखे हैं आज के दिन क्वालिटी वाले। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जरूर इस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं दैट मीन्स कि वो सही पेस के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे। दैट मीन्स एक्सपेंसेस इस तरीके से अगर बढ़ते रहे तो एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ही जल्द कंपनी के रेवेन्यूज हैं उनके बेनिफिट्स को खा जाएंगे, मतलब इंक्रीज के बेनिफिट्स को खा जाएंगे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो टोटल एक्सपेंस है उसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 17.5% है, यहाँ पे 16.5% ही था, राइट। तो एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस उनमें जो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ये उल्टा उससे सबसे ज्यादा बढ़ा है। दूसरा दूसरा रेवेन्यू परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा है कि जो परसेंटेज वाइज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो सके, जबकि वो पिछले सालों के मुकाबले हर साल 1-2% बढ़ रहा है। दैट इज ये बोल सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू इतनी फास्ट इंक्रीज या फिर प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितने सैलरीज बढ़ रही हैं। अब कंपनी के पास में जो फैसिलिटीज फैक्ट्रीज वगैरह जो यूज करती है वो मोस्टली 99 ईयर्स के लीज पे हैं राजस्थान रीको वाले इंडस्ट्रियल एरिया से, और उसके अलावा शॉर्ट टर्म लीज और रेंट के ऊपर भी है जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ ओन्ड भी देखने को मिल रही है।
और थोड़ा सा अगर हम नंबर्स पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे लगभग पूरी जो बैलेंस शीट की साइज है दैट इज 661 करोड़ रुपीस। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स का पैसा दैट इज 525 करोड़ रुपीस। दैट शोज कि मोस्टली इन्वेस्टर्स का पैसा ही कंपनी में लगा हुआ है, उधारी का बहुत कम है, उसको भी मोस्टली कंपनी आईपीओ के पैसों से चुकाने वाली है जो है उधारी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक डेट फ्री कंपनी हो जाने वाली है आफ्टर दी आईपीओ। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 278 करोड़, यहाँ पे 382 करोड़, काफी अच्छा खासा इंक्रीज है। यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज का लगभग 33% का रेवेन्यू इंक्रीज। यहाँ पर 382 से 455 करोड़, लगभग 20-25% का इंक्रीज रेवेन्यू में। अगेन एबिटा को हम लोग चेक करते हैं, एबिटा अच्छा इस कंपनी का 25% का एबिटा देखने को मिल रहा है। पिछले साल का अगर एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे एबिटा में डिक्रीज है कि निक्रीज, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो सेम ही है, पिछले सालों के एबिटा परसेंटेज जो है सेम से 24-25 के आसपास में। दैट इज अगेन ग्रेट। नेक्स्ट टोटल मिला के जो नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है उसमें भी 20% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, यहाँ से यहाँ तक का। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे 72 करोड़ रुपीस कंपनी ने कमाए हैं और कंपनी ने खुद की जो वैल्यू लगाई है दैट इज अराउंड 25, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला अगले जो हम रिसर्च करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर करने वाले हैं, सो वो बार बार बीच में आ रहा है बिकॉज उसकी रिसर्च कर रखी है, वीडियो उस पर बनने वाला है नेक्स्ट हमारा। तो अभी यहाँ पे 2500 करोड़ की वैल्यू लगा 17,731, तो लगभग 35 का पी रेशियो है। और कंपनी का 55 करोड़ का लोन चुकने वाला, तो उससे 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इफेक्ट और आ सकता है। तो मोटे मोटे तौर पे 33 के आसपास का पी रेशियो कंपनी का हम आफ्टर दी आईपीओ मान सकते हैं। दैट इज ग्रेट। एंड नेटवर्क जो है कंपनी की 550 करोड़ हो जाएगी आफ्टर दी आईपीओ। तो लगभग जो पीबी रेशियो है वो लगभग 4.5 के 4.6 के आसपास का चला जाएगा। दैट इज अगेन ऑल्सो ग्रेट। बट हमारे पास में कंपेयर करने के लिए कोई कंपनी नहीं है इस टाइप की, तो हम लोग एक जो वैल्यू है वो जिन इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्व कर रही है और उनको मार्केट में कैसी वैल्यू देती है इस टाइप की कंपनियों को, तो उसकी वजह से प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं। हमको ऐसा कोई परफेक्ट नियम यहाँ पे नहीं सर्च कर रहे हैं, राइट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पी रेशियो अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, लगभग पिछले साल इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का डिविडेंड पे किया है, कुछ भी किया तो है। नाउ द फाइनल व्यू, कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ भी ठीक नजर आ रही है, ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आ रहा है। साथ में कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा वहां पे दिक्कत हो सकता है। ओवर द ईयर्स कंपनी को एक्सपेंशन और तेजी से करना पड़ेगा और थोड़ी ढिलाई कम बरतनी पड़ेगी। तो दैट इज द मेन इशू। जो ग्रोथ, प्रोडक्ट काफी अच्छा है, उसका मार्केट में पेनिट्रेशन भी काफी अच्छा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है, जो कंपनी के जो रिलेशन हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ में वो भी काफी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट देखें, कैश फ्लो एक रेगुलर बना रह सकता है, बट उसमें ग्रोथ है उसमें सवाल है। और जिन इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है वो स्पेशलाइज्ड हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उनकी अच्छी वैल्यू मिलती है। मार्जिन मेंटेन रह सकते हैं काफी ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओवरऑल आफ्टर द आईपीओ 65% मालिकाना प्रमोटर्स के पास में रहने वाला, दैट्स अगेन ग्रेट। और जिस तरीके से अभी, तो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्गर रन एंड इन द लिस्टिंग गेन ऑफ दिस कंपनी। शॉर्टर रन में इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है उनको बहुत गालियां पड़ने वाली हैं आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज उन्होंने बहुत कम वैल्यू के ऊपर में प्रमोटर्स के स्टॉक्स बिकवा दिए, कंपनी की असली वैल्यू आंक नहीं पाए वो। अब हम इसको लिस्टिंग पे बेच दें या फिर लिस्टिंग के ऊपर में इसको कैप्चर करके रखें, तो दैट्स द अगेन आप पे डिपेंड करता है। बट अच्छी लिस्टिंग होगी उसके बाद में आप आईपीओ स्ट्रेटजी का यूसेज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आईपीओ स्ट्रेटजी अच्छे से काम कर सकती है, चांसेस काफी हाई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं फाइनली सी यू टुमारो।